नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। मैं हूं आपके साथ इरम खान। जी सलाम की खास पेशकश हमदर्द शिफा खाना में आप सबका इस्तकबाल है। हमदर्द की हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाने की इस मुहिम में आज हमारे साथ बेंगलुरु से खास मेहमान डॉक्टर मजहरुन निसा बेगम हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम इनसे खवातीन से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे सीधा राब्ता भी कर सकते हैं और डॉक्टर मजहरुन निसा बेगम से खवातीन से जुड़े किसी भी तरह के सवाल का जवाब जान सकते हैं। शो के बाद आप हमदर्द वेलनेस सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1800-108 पर भी कॉल कर सकते हैं और सेहत से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहिबा का। डॉक्टर साहिबा, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम कल भी डिस्कस किए हैं औरतों की सेहत के बारे में, आज भी हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। जी, जैसे कि हमने कल बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, तो उनके बाद में जो चीज़ें अक्सर आती हैं जिसको कि औरतों को होती है, उन चीज़ों के बारे में हम आज फिर डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ है जैसे कि जिसको कि हम कहते हैं हर्सिटिज्म, लेकिन आम फहम लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं जैसे कि चेहरे पर रुआ आना या दाढ़ी और मूंछ का उग आना। जी, तो आजकल की लड़कियों में या औरतों में ये बात आम हो रही है कि उनके अपर लिप पर कुछ बाल बढ़ जा रहे हैं, या फिर लोअर लिप पर, या फिर चिन पर, या फिर हेयर ईयर लोब के नीचे कोई जी, बाल ज्यादा हो जाते हैं, या फिर हाथों पर और पैरों पर बिल्कुल नर्म रुए की बजाय बिल्कुल सख्त बाल जैसे कि मर्दाना बाल उगने लगते हैं। तो ये भी एक आम प्रॉब्लम हो रही है आजकल के लड़कियों में और औरतों जी, में। तो इसकी प्रॉब्लम का हल ये होता है कि इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके कई वजूहात होते हैं। इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा काम नहीं आएगा, लेकिन इसकी शुरुआत आपको, इसकी जो दस्तक मिलती है, वो दस्तक आपको, उस दस्तक पर आप अगर आप जाग जाएँ, तो इस हद तक बढ़ने की नौबत ना आ जी, जाए। जैसे कि जिन लड़कियों के मेंसेस बराबर नहीं होते हैं, तो उनको सतर्क होना चाहिए। उनके माँ-बाप को सतर्क होना चाहिए कि 1 महीना, 2 महीना अगर किसी लड़की को मेंसेस नहीं आए तो ठीक है। लेकिन 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको उस मर्ज़ के लिए किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। क्योंकि जब ये मेंसेस 5-6 महीने नहीं आते हैं, तो वही वजह होती है, जी, वही कारण होता है आगे बढ़कर इस तरह का रुआं या फिर बाल, मर्दाना मर्दाना किस्म के बाल चेहरे और जिस्म पर उगने लगते हैं। और उस टाइम पर इलाज किसी कदर दुश्वार हो जाता है। जी, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन ख़वातीन और उन लड़कियों से और लड़कियों की वालिदैन से कि जिन लड़कियों को मेंसेस चंद महीने अगर नहीं आता है, तो वो डॉक्टर से राब्ता पैदा करें और उस मेंसेस नहीं आने के कारण को जाने। स्कैन वगैरह अगर ज़रूरत पड़ जाए या ब्लड टेस्ट अगर ज़रूरत पड़ जाए तो करवाएँ। जी, और इस हर्सिटिज्म यानी मर्दाना किस्म के बाल उगने से बचें। क्योंकि बिल्कुल। मर्दाना किस्म के बाल बिल्कुल उग जाते डॉक्टर हैं तो साहिबा, मेंसेस पे जैसे आप बात करी हैं, कई महीनों तक नहीं आती, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इस तरह के जो अलामत हैं वो देखने को मिलते हैं और इससे बेदार रहने की भी ज़रूरत है। एक सवाल ये भी उठता है कि मेंसेस जिन लड़कियों को होते भी हैं, अमूमन 7 दिनों में मेंसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो फेस करती हैं 12 दिन 13 दिन भी उन्हें ब्लीडिंग रहती है और कहा जाता है कि 7 दिनों के बाद फिर आपके बॉडी का खून की भी जांच आपको करानी चाहिए और इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें। हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको मेंसेस 7 डेज से ज्यादा जायद हो जाता है। तो ये एक ऐसी किस्म है कि जिस बाज लोगों को ऐसा होता है कि मेनाक से ही यानी बलूग से ही उनको जी, 11 दिन की आदत होती है। तो अगर वो सी आदत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आदत है उसमें भी अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि 2 पैड या 1 पैड इज नॉर्मल थिंग, जी, लेकिन अगर 4 पैड 5 पैड हो रहे हैं पूरे 11 दिनों तक, तो उस टाइम पे उनको जरूरी है कि वो डॉक्टर की सलाह ले। और अगर 11 दिन हो रहा है जस्ट स्पॉटिंग की तरह हो रहा है और आदतन है जिसको कि मेनाक से है, तो कोई फिक्र की बात नहीं। जी, लेकिन अगर बीच में चंद महीनों बाद या
चंद साल बाद अगर बीच में ऐसा स्टार्ट हो जाए कि 11 दिन 12 दिन हो रहे हैं, तो उस टाइम पर एक बार फिर स्कैन की जरूरत होती है। कुछ ओवेरियन प्रॉब्लम होती है जिस वजह से कि ऐसा होता है। तो जी इस सूरत में उनको डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है, क्योंकि बिल्कुल हर किसी को एक जैसे नहीं होता है, इसलिए उनको स्कैन कर कर बिल्कुल, उस हिसाब से केसेस उसका अलग हैं और इलाज लोगों करना को चाहिए। बेदार रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, जी जी कॉलर्स के जी। जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। शहनाज हमारे साथ बुलंदशहर से हैं, उन्हें शामिल करते हैं, उनका एक सवाल है। जी शहनाज साहिबा। आवाज नहीं आ रही है। जी शहनाज साहिबा, आप टीवी पर मत सुनिए, जी फोन पर सवाल बताइए। जी। हेलो। जी बोलिए। आवाज क्लियर। जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल वालेकुम बताइए। अस्सलाम। जी मेरे चेहरे पे इस पे बाल बहुत आ रहे हैं नीचे ठोड़ी पे। ठीक। ठीक है। ये बाल कब से है आपको? जी शहनाज शहनाज साहिबा, बाल कब, थोड़ी पर जो आपके बाल है, कब से है वो बाल? ये बाल तो बहुत दिनों से है, कई साल हो गए। और आपकी, ठीक है, आपकी उम्र क्या है? जी उम्र बता आपकी दीजिए उम्र अपनी। कितनी? उम्र 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 वो है 52 साल। ओके, ठीक है। 52 साल की उम्र में इस तरह का होना एक एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। इसके लिए लगातार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करने से इसका कुछ इलाज किया जा सकता है, वरना जी इसको आप लेजर के थ्रू या फिर किसी और हेयर रिमूवल क्रीम से भी आप निकाल सकते हैं इसको, या वैक्सिंग करवा सकते हैं। लेकिन 52 ईयर्स के बाद ये जो बाल उगते हैं, ये आपके जिस्म में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है, या फिर एक्सटर्नल ईस्ट्रोजन आपके पास ज्यादा हो जाता है, इसीलिए होता है। इसके जी लिए आप घरेलू इलाज के हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपका वेट जो एडिपोज टिश्यू आपके पास ज्यादा होता है, उस एडिपोज टिश्यू में ईस्ट्रोजन का कन्वर्जन होता है। दैट ईस्ट्रोजन, वही ईस्ट्रोजन आपको इस तरह के बाल उगाने में मददगार होता है। तो जी इसीलिए वो ईस्ट्रोजन की अगर हम कर लें तो आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आप कुछ वॉकिंग कर लें और अपना वेट मेंटेन कर लें अपने हद तक। उसके अलावा अगर बाल बहुत ज्यादा है, बहुत डिस्टर्बिंग है, तो आप उसको आर्टिफिशियली रिमूव कर सकते हैं, वरना 52 साल की उम्र में सिर्फ वजन कम करना ही एक जरूरी चीज है जो आप कर सकते हो। जी बिल्कुल, और जी अपना खास ख्याल रखने की भी बेहद ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं शहनाज साहिबा आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आप अमल करेंगी तो ज़रूर आपको आराम भी मिलेगा इससे। डॉक्टर साहिबा, मेंसेस पर बात कर रहे हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया था पहले भी कि मेंसेस से कई और तरह की परेशानियां होती हैं। लड़कियां अमूमन खास ख्याल रखती हैं, मूड स्विंग्स की परेशानी होती है, दर्द बहुत होता है, साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम होती है पेट का स्वेल हो जाना। कई लड़कियां इसको भी फेस करती हैं कि उस दौरान पेट में स्वेलिंग उनको महसूस होती है। तो क्या दर्द के पीछे की वजह इसे भी माना जाता है? हाँ, दर्द की स्वेलिंग इसलिए होती है, जो पेट में स्वेलिंग होती है वो जी हार्मोनल चेंज की वजह से होती है। क्योंकि हार्मोन एकदम से उस मेंसेस के टाइम पर हार्मोन एकदम प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता और ईस्ट्रोजन दोनों कम हो जाते हैं, उस वजह से इस तरह का स्वेलिंग आ जाती है। तो इस स्वेलिंग को कम करने का एक रास्ता ये है कि सौंफ या जीरे का पानी, जैसा कि हमने कल बताया है, वो जी पीने से वो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। और न सिर्फ दर्द कम होगा, स्वेलिंग कम होगी, बल्कि अगर फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो ब्लीडिंग हो रही है, जी वो अगर खुलकर खुलासा से नहीं हो रही है तो वो भी खुलासा से हो जाएगी और दर्द में कमी हो जाएगी। और उसके बिल्कुल अलावा दर्द की वजह ये भी होती है कि इन दौरान मेंसेस के दौरान में, या मेंसेस से 2 या 1 दिन पहले थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये भी हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। जी तो ये अगर आप सौंफ या जीरे का पानी पी लेंगे तो हाजमा भी ठीक हो जाएगा, गैस भी खत्म हो जाएगी और आपका दर्द, दोनों तरह से दर्द ठीक हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस से हो या जी फिर डाइजेशन से हो, दोनों भी ठीक हो जाएंगे ऐसे इंशाल्लाह। बिल्कुल उसके अलावा एक मूड स्विंग की बात होती है, जो मूड स्विंग भी होता है, और वो मूड स्विंग भी हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। और उस हार्मोनल चेंज के लिए फिर से एक बार घरेलू नुस्खे के तौर पे आपको बादिया काम आएगा। बादिया यानी सौंफ, सौंफ जी का पानी उबाल कर पी, वो काम आ जाएगा। या फिर बहुत सारे दवाई, दवाई शक्ल में हमारे यहाँ बहुत सारी दवाई हैं जिसको कि हम दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये मूड स्विंग कम हो सकता है। लेकिन दवा से ज्यादा जरूरी मैं समझूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको घरेलू नुस्खे बोलूं, तो घरेलू जी नुस्खे के हिसाब से आपको सौंफ बहुत काम आएगा। और जीरा, अजवाइन, अजवाइन देसी होती है,
जो कि कुछ गर्म मानी जाती है, उसको उसके 5 या 6 दाने और 1 चम्मच सौंफ या जीरा, दो में से जी कोई एक चीज, इसका जोशांदा बना ले, यानी चाय की तरह पका ले। डिकॉक्शन जिसको बनाते हैं हम घर पे, उस तरह से डिकॉक्शन बनाकर उसको वैसा ही पी सकते हैं, या फिर उसको शक्कर, मिश्री, शहद में से कोई चीज इजाफा करके उसको टेस्टी बनाकर पी सकते हैं, जिससे कि आपके मूड स्विंग में आराम हो जाएगा, मूड स्विंग आपके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें ज़रूर ये जो तमाम मशवरे डॉक्टर साहिबा दे रही हैं इससे आराम मिलेगा और इस पर अमल भी वो करेंगे। तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर सेहत से मुतालिक कोई भी परेशानी पेश आ रही है, अगर कोई मशवरा आप चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। डॉक्टर साहिबा इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बेहद मारूफ रहते हैं इस तरह की शख्सियत, लेकिन यहाँ पर अपना वक्त देती हैं आपके लिए। आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, बस आपको फ़ोन मिलाना है और डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। इसके अलावा और जो लोग हमें देख रहे हैं जो इस वक्त फोन नहीं कर पा रहे किसी वजह से, वो हमदर्द वेलनेस सेंटर के टोल फ्री नंबर पर 1800-1800-108 पर कॉल कर सकते हैं शो के बाद और कभी भी अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, खवातीन के कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन महरूम रह जाते हैं खवातीन, बातचीत ही नहीं कर पाती खुलकर। मिसकैरेज प्रॉब्लम होती है, खवातीन को मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद किस तरह से खवातीन को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम देखते हैं आमतौर पर सभी लोग उनका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन अगर अबॉर्शन की सिचुएशन आ जाती है उसके बाद किस तरह ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि अबॉर्शन हो जाता है किसी का, तो उसके बाद में उनको उसी तरह से एटलीस्ट 40 डेज लगते हैं, जिस तरह के नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन के बाद में एटलीस्ट 40 डेज लगते हैं उनको उनके तमाम ऑर्गन्स को नॉर्मल स्टेट पर आने के लिए। उसी तरह अबॉर्शन में भी एटलीस्ट 40 डेज का रेस्ट जरूरी है। तो इन 40 डेज के दौरान में लेडीज अपने आप को ज्यादा ठंडी से एक्सपोज ना करे, ज्यादा गर्मी से एक्सपोज ना करे, एक नॉर्मल से चीज इस्तेमाल करे, नॉर्मल से चीज खाएं पिए, और ज्यादा मूवमेंट्स, हरकत जैसे कि वर्जिश, जैसे कि एक्सरसाइज, स्टर्नेस एक्सरसाइज को बोलते हैं, वो ना करे। मामूली सी चहलकदमी कर सकती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत जिम जाना या फिर कोई वेट लिफ्टिंग करना या कोई स्टर्नेस एक्सरसाइज ना करें, और जहां तक हो सके एटलीस्ट 40 डेज तक थोड़ा राहत से ही रहे, और खाने पीने में अच्छे से बेहतर गज़ा खाए, बैलेंस डाइट खाए। बैलेंस डाइट में एक मोटा सा एक अंदाज से ये रहता है कि उनके दिन भर के खाने में एक दिन में कम से कम वो नॉनवेज भी खाएं, वेजिटेबल भी खाएं, फ्रूट भी खाएं, दूध भी लें, चावल आटे के साथ में कुछ दालें भी लें। तो इस तरह से ये सारी चीजें उनके डाइट में शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, डाइट का खास ख्याल रखना है और एक्सरसाइज नहीं करनी, वो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, इस तरह की बातों का ख्याल रखना है खवातीन को खासकर। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ अजरा जुड़ गई हैं इस वक्त, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी अजरा साहिबा, सवाल बताइए। अजरा साहिबा, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, ये मेरा ना हेमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, उसी के लिए मुझे जानना था। कितना रहता है जैसे कि? जी, हेमोग्लोबिन हमेशा मतलब कम ही रहता है। थायराइड का भी प्रॉब्लम है, थायराइड भी मैं रेगुलर लेती हूँ टैबलेट, लेकिन अच्छा ठीक है। थायराइड और हेमोग्लोबिन जब भी टेस्ट कराती हूँ तो हेमोग्लोबिन हमेशा कम ही रहता है। अच्छा ठीक है, तो इस सूरत में आप, अच्छा ठीक है, तो आप थायराइड की टैबलेट के साथ में कोई और टैबलेट लेती हैं? कोई और टैबलेट का ये होता है, आयरन कैल्शियम वगैरह का दवा चलता है, लेकिन कुछ दिन चलता है, फिर उसके बाद में खाली थायराइड का ही लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसे कर सकती हैं कि इस सूरत में एक हमारे यहाँ एक शरबत मिलता है। अगर आप आपको डायबिटीज तो नहीं है? होती है कभी कभी। अच्छा, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है क्या आपको? शुगर के लिए कोई दवाई खा रही हैं आप? किसके लिए? शुगर, डायबिटीज तो नहीं, शुगर का कोई दवा नहीं खा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, आपको शुगर नहीं है तो हमारे यहाँ एक जवारिश जालीनूस करके आता है। ठीक है सर। जी, तो आप इस सूरत में हमारे यहाँ एक जवारिश जालीनूस करके मिलता है। वो जवारिश जालीनूस आधी चम्मच, एक 5 ग्राम की हद तक समझिए, आधा चम्मच रोजाना इस्तेमाल करें। ये नाश्ते के बाद ले लें
और रात को शरबत फौलाद करके मिलती है, वो 20 ml ले लें। इंशाल्लाह ये दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका हेमोग्लोबिन बढ़ने लग जाएगा। और अगर 1 महीना भर इस्तेमाल करने के बाद अगर आप एक बार फिर हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से रहें। और अगर नहीं बढ़ रहा है तो एक बार हम में से किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इससे बेहतर नुस्खा आपको हम तजवीज करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 1800-1800-108 पर। अजरा साहिबा, उम्मीद करते हैं कि जरूर आराम मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब के मशवरों को फॉलो करना है बस इसी तरह से। डॉक्टर साहिबा, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, खुलकर बात नहीं होती। और मुद्दा है जी, मुद्दा जैसे कि मेलास्मा बोलते हैं हम, जैसे कि चेहरे पर दाग धब्बे आ जाती हैं, और ये दाग धब्बे अमूमन प्रेगनेंसी में आती हैं, या फिर कभी कभार प्रेगनेंसी में जो धब्बे आ जाते हैं चले जाते हैं अक्सर, लेकिन कभी कभार प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद भी ये धब्बे कंटिन्यू रहते हैं। तो इस सूरत में जरूरत होती है कोई मुसफ़ी यानी कोई ब्लड प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की। और इस टाइम पर ब्लड प्यूरिफायर जो हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं वो होता है माजून नजा। तो माजून नजा नाम का कोई मेडिसिन है हमारे यहाँ, उसको आप इस्तेमाल कर लेंगी तो आपके जो डिलीवरी के बाद या पोस्ट डिलीवरी जो आपके चेहरे पर सियाह या फिर कुछ ब्लैकिश या ब्राउनिश धब्बे आ जाते हैं चेहरे पर, या कभी कभी बॉडी पर, पीठ पर, पेट पर आ जाते हैं, तो उन धब्बों से भी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा इन धब्बों को कम करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान में आप ऑलिव ऑयल और रोगने बादाम शीरी, ये दोनों ऑयल्स को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर अपनी बॉडी पर, खुसूसन उन जगहों पर जहाँ के आपको इस किस्म के धब्बे आ रहे हैं ब्लैकिश या ब्राउनिश, वहां पर ये ऑयल को हल्के से मसाज किया करें दिन में 1 मरतबा। तो इंशाल्लाह वो धब्बे नहीं आएंगे, और अगर आ जाएंगे तो डिलीवरी के बाद में इस ऑयल के साथ में माजून नजात मिलाकर इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह उन धब्बों से आपको नजात मिल जाएगी। उसके अलावा इसी किस्म के धब्बे जो है 40-45 ईयर्स के बाद वाली औरतों में भी आते हैं, तो उनके लिए आप चाहे तो साफी नाम का एक सिरप आता है, वो सिरप और माजून नजा ये 2 मिलाकर इस्तेमाल करने से उनके वो जो धब्बे हैं वो धब्बों से उनको काफी हद तक आराम मिल जाता है। जी डॉक्टर साहिबा, स्ट्रेच मार्क्स की भी शिकायत होती है। आमतौर पर अचानक से वजन बढ़ना या घटने से बॉडी पर अजीब तरह के स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, वो घुटनों पर भी हो सकते हैं, थाइस पर भी हो जाते हैं। क्या ये उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है या उसके लिए कुछ ये उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोगन बादाम शीरी और ऑलिव ऑयल दोनों 1:1 रेशियो में मिलाकर स्ट्रेच मार्क्स, जहां भी स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं थाइस पर, बैक पर, हिप पर या फिर टमी पर, वहां पर हल्के से मसाज कर लें। इंशाल्लाह स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे। प्रेगनेंसी में तो स्ट्रेच मार्क रहेंगे ही, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो स्ट्रेच मार्क एकदम नुमाया तौर पर नहीं दिखाई देंगे, वो फीके पड़ जाएंगे। बिल्कुल, और ये तमाम बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना होता है। ख़वातीन खुद को यहाँ पर बेहतर महसूस कर सकती हैं, अपनी परेशानियों का हल भी जान सकती हैं। आप कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर साहिबा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करिए और अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहिबा, कई और मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करनी है। ब्रेस्ट कैंसर उनमें से एक मुद्दा है। ख़वातीन इसके बारे में बेदार नहीं नजर आती। आज के दौर में भी इस पर खुलकर बात नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि वो पेन महसूस करती हैं, लेकिन हल्का पेन होने की वजह से उसे इग्नोर कर दिया जाता है और उस पर बातचीत नहीं की जाती, उसका ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं कराया जाता। क्या साइंस होते हैं, क्या अलर्ट है? उमूमन ब्रेस्ट में एक तरफ या दोनों तरफ, कोई जैसे कि आम फहम लैंग्वेज में उसको हम गड्ढे कहते हैं, वो गड्ढे रूनुमा होने लगते हैं। लेकिन ये गड्ढे नॉर्मल है या कैंसरस है, ये मालूम करने के लिए कोई टेस्ट होता है। लेकिन उस टेस्ट के अलावा भी हम चाहे तो हम अपने एक होम रेमेडीज या घरेलू एतबार से उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि उस आउटग्रोथ को, उस गड्ढे को हम चेक करें कि वो क्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है या बिल्कुल स्लो बढ़ रहा है। बिल्कुल जैसे कि एक चने का दाना था 1 साल पहले, 1 साल तक भी छोटे से बड़ा हुआ है थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि चने की बजाय नींबू का साइज नहीं हुआ है, यानी छोटे से बड़ा वो बहुत देर से हो रहा है, बहुत ग्रोथ स्लो है। तो ये ऑफन नॉर्मल होते हैं, बिनाइन होते हैं, कैंसरस नहीं होते। लेकिन जो कैंसरस ग्रोथ होते हैं, महीने के महीने वो चने से नींबू के साइज पर आ जाते हैं,
ये एक पहचान होती है कैंसरस ग्रोथ की। जी उसके अलावा कैंसरस ग्रोथ कभी दर्द नहीं करते, दर्द इनमें कभी नहीं होता। उसके अलावा ये और एक बात ये होती है कि कैंसरस ग्रोथ जिस तरफ की छाती में हो, राइट या लेफ्ट, जिस तरफ की छाती में हो, उस तरफ की छाती से, उस तरफ के निपल से कोई सिक्रेशंस आने लगते हैं, जैसे कि दूध हो या पानी जैसा सिक्रेशन, या कभी कभार पस जैसा सिक्रेशन भी आने लगता है। और ये जो ग्रोथ, आउट ग्रोथ या जो गड्ढे होते हैं, वो कभी कभार फट कर उसमें से पीप जैसी कोई चीज, जैसे कि कोई जख्म, फोड़ा जी जैसे बन जाता है, तो ये भी एक कैंसर की अलामत है। जो बहुत जल्दी बढ़ना, या फिर वहां से कोई चीज निपल से या फिर गड्ढे से कोई चीज रिसना, पानी जी जैसी चीज, दूध जैसी चीज, या पीप जैसी या खून जैसी चीज रिसना, ये दोनों चीजें एक एक सिग्निफिकेंट साइन होती है, सिग्निफिकेंट चीज होती है, जिससे कि कोई ये समझ सकता है कि वो जो आउटग्रोथ उनके चेस्ट में है, उनके ब्रेस्ट में है, वो नॉर्मल नहीं है बल्कि कैंसरस है। और उसके जी अलावा अक्टूबर, हर साल अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर मंथ मनाया जाता है। जगह जगह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के कैंप लगाए जाते हैं, तो इन कैंप में किसी में जाए, वहां पर आपको फ्री स्कैनिंग, फ्री मैमोग्राफी वगैरह की सहूलत मिल जाएगी, फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। और वहां पर कई ढेर सारी चीजें, कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, जैसे कि हमने आपको अभी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जी उस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। बिल्कुल, टेस्ट कराएं और मुसलसल मेडिकल हेल्प लें, यही नसीहत यहाँ से दी जाएगी। करनाल से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी सवाल बताइए। पूनम हमारे साथ हैं इस वक्त करनाल से। जी पूनम। हेलो मैम। जी हाँ, बता। मैम मेरे है ना उसके चिन पे और साइड में और अपर लिप्स पे बहुत हेयर आ गए हैं। आपका आवाज बराबर नहीं है। हेयर की प्रॉब्लम है मैम, हेयर ग्रोथ का ही बता रहे हैं। अच्छा मैम अच्छा, मेरे तो हेयर ग्रोथ चिन कहाँ पे है और आपको? अपर लिप्स पे और साइड में बहुत हेयर आ गए हैं। ओके हेलो। ओके जी ओके ओके, हाँ। तो ये जो हेयर ग्रोथ है, उसके लिए आपको कब से है ये हेयर ग्रोथ, आप ये देखें। मैम मेरे को 1 आपको साल मेंसेस से। बराबर? जी जी ठीक है। और मेंसेस आपको बराबर है? क्या मैम? मेंसेस बराबर हो रहे हैं आपको? पीरियड्स बराबर हो रहे नहीं हैं? नहीं मैम, मेरे को ना हाँ, सिर्फ जब एक ही आपको दिन आते पीरियड्स, हैं मेंसेस। ओके, जब आपको फोन बंद पीरियड्स कर दूं? बराबर नहीं हो रहे हैं, और साथ में आपको जो ये हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इस कंडीशन में आपको स्कैन वगैरह या फिर कुछ टेस्ट करने की जरूरत रहेगी। जी टेस्ट करवाइए और फिर उसका बराबर इलाज हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और डॉक्टर साहिबा, इससे काफ़ी परेशानियां प्रेगनेंसी के दौरान भी आती हैं। लड़कियों को कई तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है महज अगर वो मेंसेस की प्रॉब्लम को इग्नोर करे। तो खवातीन को अपनी सेहत के लिए किन किन बातों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अमूमन खवातीन बेदार ही नजर नहीं आती अपनी सेहत को लेकर। तो बस अगर ये मेंसेस वाली प्रॉब्लम, या पिंपल्स वाली प्रॉब्लम, या जैसे मेलास्मा वाली प्रॉब्लम, या फिर पीरियड्स में पेन वाली प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स को अगर हम, इन सब का अगर एक हम सोल्यूशन देखना चाहें, तो उसका एक सोल्यूशन है कि हम अपना वेट मेंटेन कर लें। जी और वेट मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप अपना डाइट एडजस्ट करें, अपना बिल्कुल स्लीप एडजस्ट करें, और अपना एक्सरसाइज यानी अपना वॉकिंग एडजस्ट करें। तो इस तरह से आपकी मुकम्मल सेहत रह सकती है। कि आप, और जिसको कि आप अपने आप से मॉनिटर कर सकते हो, वो है अपना वेट। जी वेट आप मॉनिटर कर लें, आपकी सारी जितनी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है जो अमूमन बड़ी उम्र की औरतों को होता है, जैसे कि 45-50 के बाद वाली औरतों को होता है, और वो है उनके जोड़ों में दर्द या जी फिर कमर में दर्द। इन जोड़ों में दर्द या फिर कमर में दर्द के लिए वैसे कई कंसल्टेशन तो ले सकती हैं। उसके जी अलावा घरेलू लेवल पे अगर वो ये मेंटेन करें कि वॉकिंग कर लें, क्योंकि बड़ी उम्र की औरतों को ज्यादा भागा दौड़ी भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चहलकदमी, जैसे कि नॉर्मल मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक अगर वो कर लें, तो इंशाल्लाह इनकी ये जोड़ों की दर्द वाली प्रॉब्लम में कई किसी हद तक राहत मिल सकती है।
बिल्कुल। उसके अलावा कमर में जो दर्द होता है, वो कमर में दर्द के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी आपकी बॉडी को सारा बेंड करके सीधे कर ली, तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से उनकी जो कमर है, कमर की जो हड्डियां होती हैं, जो वर्टिब्रास होते हैं, तो उनके वर्टिब्रास की अलाइनमेंट बराबर मेंटेन रहेगी और उनको कमर के दर्द नहीं रहेगा। उसके अलावा बड़ी उम्र की औरतों को उम्मन ज्यादा मसरूफियत या काम नहीं होता है, तो वो लोग ज्यादातर बैठी रहती, जी। कभी कभार, हर औरत नहीं, चंद औरतें बैठी रहती है, तो उस वजह से भी ये दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में ये ऐसा कर लें कि ज्यादा देर ना बैठें, कुछ चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें, तो ये इस किस्म के दर्द से वो निजात पा सकती जी हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर किसी तरह का मशवरा आप चाहती हैं, कोई परेशानी आपके पास है जिसका जवाब आपको चाहिए, तो डॉक्टर साहिबा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त। आप सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम मुसलसल आपको बता रहे हैं 1800-1800-108 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, कई चीज़ों के बारे में हम बात करें, हीमोग्लोबिन की भी बात की गई थी, हमारे नाज़रीन को भी वो परेशानी पेश आई। हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो कई तरह से इम्पैक्ट होता है, खासकर हमारे बालों पर बहुत असर होता है जब हीमोग्लोबिन किसी का कम हो जाता है। इस लिहाज से आप क्या सलाह देना चाहेंगी? हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से बाल कम होते हैं, ये एक बात है। इसके अलावा जैसे कि अब बाल का गिरना है एक नॉर्मल सी बात है जी। जैसे कि बॉडी का हर सेल एक दिन मरता है, तो उसी तरह सर के बाल भी एक लाइफ होती है उसकी, उस लाइफ के खत्म होने के बाद वो बाल झड़ जाता है, लेकिन उस बाल के झड़ने के बाद उसी जगह से एक और नया बाल आ जाता है, और इस तरह से बाल झड़ते भी रहते हैं, नए बाल आते भी रहते हैं। तो इस तरह से बाल का झड़ना और उगने का सिलसिला लगातार चला रहता है, जिस वजह से आपको बाल कम नजर नहीं आते। लेकिन जो ही आपके बाल गिरना कंटिन्यू है लेकिन नया बाल नहीं उग रहा है, उस टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा कि बाल गिर रहे हैं, यानी बाल कम हो रहे हैं, बाल की थिकनेस कम हो रही है, उसका एहसास होने लगता है। उससे पहले आपको इस बात का एहसास नहीं होने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि बाल उग क्यों नहीं रहे। बाल उगने के लिए जिस तरह के पेड़ पौधा है, पौधे को उगने के लिए पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसी तरह बाल को उगने के लिए भी उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी ग़िज़ा में कोई कमी हो, आयरन की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो या विटामिन की कमी हो, उस वजह से आपके बाल नहीं उगते हैं। या फिर बाज़ दफा ऐसे होता है जैसे कि आज के दौर में, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में बाल का ना उगना या फिर बाल ज्यादा गिरना, इन दोनों की वजह है कसरत से मैदे का इस्तेमाल करना। मैदा इज नथिंग बट रिफाइंड फ्लोर जिसको बोलते हैं जी। अक्सर मैदा पहले जमाने में नहीं खाया जाता था, लेकिन आज के जमाने में हर चीज मैदे की बनी है। सारे बेकरी आइटम्स, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और फास्ट फूड, एवरीथिंग, हर चीज मैदे की बनी है, जिस वजह से हेयर लॉस का बहुत बड़ा मसला है। तो अगर अपने डाइट में आप मैदा निकाल लें, अपने डाइट से आप अगर मैदा निकाल लें, तो आपकी जो हेयर लॉस का मसला है काफी हद तक हल हो जाएगा। और ऑलरेडी जो आपने मैदा खा रखा है कई सालों से, उसको अपनी बॉडी से डॉक्टर साहिबा, आप बेहद खूबसूरत मशवरे दे रही हैं, लेकिन वक्त यहाँ इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और ये खूबसूरत मशवरों से हमें नवाजा, हमारे नाज़रीन को नवाजा। बेहद शुक्रिया। तमाम नाज़रीन से भी यही अपील की जाती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तमाम मशवरों को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।